Good morning everyone. Welcome back to GK today. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024? इस साल के जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था उसके लिए हमने थीम क्या रखी है आपको ये बताना है। सबसे पहले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 7th ऑफ जून को और इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द फूड सेफ्टी और एक्शंस को प्रमोट करते हैं कि किस तरह से हम फूड बॉर्न रिस्क को प्रिवेंट करें। ठीक है, तो इसको इनिशिएट किया था इस डे को यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में और इसको टोटली सपोर्ट किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये अंडरस्कोर करता है सेफ न्यूट्रिशियस फूड की इंपॉर्टेंस को सभी के लिए और ऑफिशियल तरीके से हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कब 3rd ऑफ अगस्त 2020 को। ठीक है, तो ये जो दिन है ये फूड सेफ्टी के क्रिटिकल रोल को एम्फसाइज करता है इन ग्लोबल हेल्थ। इस साल के लिए हमने थीम रखी है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये सारी जो डेट्स हैं कि 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको इनिशिएट किया, ये सब सिर्फ समझने के लिए होता है। सिंपली आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ओके, अगली स्लाइड में चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? ये बार बार मैं आपको क्यों क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 5th ऑफ जून को इसको मनाते हैं। वेन्यू कंट्री कौन सी थी इस साल के लिए? सऊदी अरेबिया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थीम की यहाँ पे बात हो रही है, थीम पूछी जा रही है आपसे। थीम हमने रखी है इस दिन के लिए लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ये पूरी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन एवरी ईयर? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 4th जून को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर? वर्ल्ड मिल्क डे हम मनाते हैं 1st ऑफ जून को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024? वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31st ऑफ मई को। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, ये पूरी थीम थी इस साल के लिए। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिंदी जर्नलिज्म डे एवरी ईयर? हिंदी जर्नलिज्म डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30th ऑफ मई को। ठीक है, विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली लॉन्च सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर्स? कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने की सारथी 2.0 नाम का एक एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स के लिए अपने? आंसर है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इन्होंने लॉन्च किया है सारथी 2.0 को, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा फाइनेंसेस को मैनेज करने में। ये जो एप्लीकेशन है ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करता है और फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स ऑफर करता है फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें इंक्लूडेड हैं एजुकेशनल मॉड्यूल्स ऑन द KYC, म्यूचुअल फंड और ETF वगैरह, इसके अलावा स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू ग्रीवेंस रिड्रेसल और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म के थ्रू अलॉन्ग विथ वीडियो कंटेंट ऑन पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। ठीक है, तो हाल ही में सारथी 2.0 नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है सेबी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो सिंपली हमें बस ये याद रखना है कि सारथी किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बॉडी का एप्लीकेशन है, तो आंसर इज सेबी। अगली स्लाइड में चलिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड न्यूज देखते हैं, क्योंकि आजकल AI बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। Recently, Ministry of Rural Development signed a memorandum of understanding with which institute to formalize their partnership in applications of geospatial technology and artificial intelligence. Ministry of Rural Development ने IIT दिल्ली के साथ ये MOU साइन किया है, जिससे कि वो अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करें in terms of geospatial technology and AI. Ministry of Electronics and Information Technology recently collaborated with which organization to host the National Stakeholders Workshop on Ethics of AI. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद उन्होंने मिलकर नेशनल स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप को होस्ट किया ऑन एथिक्स ऑफ AI. Which organization recently adopted the Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law known as AI Convention. AI Convention नाम का एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन अडॉप्ट किया है COE ने, यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप ने। Project Astra is a multimodal AI agent recently developed by which company? Project Astra एक multimodal artificial intelligence agent है Google कंपनी का। Recently, which company became the first company in the world to get ISO certification for its AI management system?
ये कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने कि आईएसओ सर्टिफिकेशन अचीव किया है अपने एआई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। NPCI International Payments Limited recently joined the hands with which South American country to enable the UPI payment? NPCI International Payments Limited ने किस साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया है टू इनेबल द UPI पेमेंट? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पेरू की सेंट्रल बैंक ने पार्टनरशिप करी है टू क्रिएट अ UPI लाइक पेमेंट सिस्टम पेरू के अंदर। इसी के साथ पेरू पहली साउथ अमेरिकन कंट्री हो गई है जिसने कि अडॉप्ट किया है NPCI की टेक्नोलॉजी को, जिसके थ्रू इंस्टेंट पेमेंट्स इनेबल होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेसेस। ठीक है, पर्पस यहाँ पे क्या है? डिजिटल पेमेंट्स को एक्सपैंड करना अमंग द पेरू के लार्ज अनबैंक्ड पॉपुलेशन। फाइन, तो यहाँ पे ये कंट्री कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज पेरू। चलिए अगली स्लाइड में कुछ हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मिसाइल 6 रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। तो यूएस नेवी का जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है, ये हाल ही में स्पॉट हुआ है विद एन एयर लॉन्च्ड वेरिएंट ऑफ SM-6 मिसाइल, और SM-6 को डेवलप किया गया है यूएस नेवी के लिए और ये ऑपरेशनल हो गया था दिसंबर 2014 में। ठीक है, तो ये मल्टीपल मिशंस को सर्व करता है जैसे कि एंटी एयर, एंटी शिप मिशंस और इसके अलावा टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। इस मिसाइल की लेंथ कितनी है? 6.6 मीटर्स, 0.5 मीटर्स इसका डायमीटर है। वेट की बात करेंगे तो 1500 किलो का वेट है इसका, और ये अपने अंदर कैरी कर सकता है 64 kg का वॉरहेड। ठीक है, रेंज की बात करेंगे तो रेंज है इसकी 240 किलोमीटर्स, जिसको आप फर्दर बढ़ा सकते हैं अप टू 463 किलोमीटर्स। ओके, तो स्टैंडर्ड मिसाइल 6 किस कंट्री ने डेवलप किया? आंसर है यूएस। निप्रो सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मिसाइल अटैक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? निप्रो सिटी लाई करती है यूक्रेन में, और ये न्यूज में क्यों आई? क्योंकि रशिया ने हाल ही में इस सिटी पे अटैक किया था विद हेल्प ऑफ मिसाइल। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन द एंट्री ऑफ विजिटर्स विद इजरायली पासपोर्ट? तो मालदीव्स कंट्री ने डिसाइड किया है कि ऐसे सभी लोग जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है वो अब इनकी कंट्री में बैन हो गए हैं, यानी कि वो एंट्री नहीं ले सकते हैं, उनकी एंट्री प्रोहिबिटेड हो गई है। रीजन क्या है? इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मिनुतैमन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल हाल ही में डेवलप करी है यूएस ने। Recently, which country decided to allow the non-citizen residents from the Five Eyes Alliance to join its armed forces? तो कौन सी कंट्री है जिसने कि नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स को अलाउ किया है फ्रॉम द फाइव आइज अलायंस कि वो इनकी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फाइव आइज अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो इसमें 5 कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ किया है कि इनमें से कोई भी लोग अगर इनकी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन कॉस्मोनॉट हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस? हाल ही में कौन पहले रशियन कॉस्मोनॉट हैं या पहले पर्सन हैं जिन्होंने 1000 डेज स्पेंड किए हैं स्पेस में? इनका नाम है डी ऑप्शन ओलोग कोनेनेनको, और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है बाय स्पेंडिंग 1000 डेज इन स्पेस। इनका जो लेटेस्ट मिशन था टू द ISS वो शुरू हुआ था 15 सितंबर 2023 को। ठीक है, और ये जो है एक एविएशन मैकेनिकल इंजीनियर है जिन्होंने अब तक कमांड किए हैं 4 सोयूज मिशंस। ठीक है, तो इनका ये जो अचीवमेंट है ये हाईलाइट करता है इनके डेडिकेशन को टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है कि पहले पर्सन कौन है जिन्होंने 1000 दिन बिता लिए हैं स्पेस में, इनका नाम है ओलोग कोनेनेनको। इनकी कंट्री जरूर याद रखिएगा, इनकी कंट्री है रशिया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने होस्ट किया है पहला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम को अलॉन्ग साइड द IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, तो इस फोरम का पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना इन द फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एक IPEF कैटालिटिक कैपिटल फंड भी इनिशिएट किया गया और इसके लिए कमिट किए गए हैं टोटल $33 मिलियन। इनको कौन कौन सी कंट्रीज ने सपोर्ट किया या कंट्रीब्यूशन दिया अपना? ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा कोरिया, US वगैरह की कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर।
Which tiger reserve of Maharashtra recently reported the first photographic record of the spot-bellied eagle owl? हाल ही में ये हमें मिला है कहाँ से? पेंच टाइगर रिजर्व से, ठीक है। याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व ना सिर्फ महाराष्ट्र में है बल्कि इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी लाई करता है। Recently TCS has entered a strategic partnership with which institute to develop India's first quantum diamond microchip imager? तो TCS ने इसके लिए पार्टनरशिप करी है IIT बॉम्बे के साथ, ठीक है। Recently, the world's first 100% biodegradable pen has been launched in which country? दुनिया का पहला 100% biodegradable पेन लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ से? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में एक पर्सन है जिनका नाम है सौरभ एच मेहता, ठीक है। इन्होंने इस पेन को क्रिएट किया है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। Recently, which airport has made history by becoming the first airport in India to achieve the zero waste to landfill accolade? तो ये पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसने ये अचीव किया है? तो आंसर है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है आपको यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें इन्होंने रिवील किया है कि इंडिया के जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक राइज देखने को मिला है 2023 में। 12.2% का ये राइज है, ठीक है। इसी के साथ कितने हो गए हैं? 3.589 मिलियन। ग्लोबली अगर हम बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ग्रो हुए हैं 4.7% से, जहां पे अगर हम सिर्फ इंडिया के फाइनेंशियल वेल्थ की बात करेंगे तो वो राइज हुए है बाय 12.4% टू 1445.7 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो की ड्राइवर्स इसके लिए क्या क्या रहे इस राइज के पीछे? एक रेजिलेंट इकोनॉमी, रोबस्ट इक्विटी मार्केट, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंक्रीज्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा नेशनल सेविंग। तो रिपोर्ट के अंदर ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अगली स्लाइड पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जो न्यूज में आए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है Which organization recently released the Child Nutrition Report 2024? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने हाईलाइट किया है सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी को, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे 27% ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं। इंडिया अकेले में 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइल्ड फूड पॉवर्टी, और ये जो वैल्यू है ये सेकेंड हाईएस्ट है इन होल साउथ एशिया, ठीक है। रीजन क्या बताया गया इसके लिए? अनहेल्दी फूड की प्रिवेलेंस, जिससे ये पता चलता है कि इनकम अकेले इसका कॉज नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और क्या क्या हैं, जैसे कि इनइक्विटी हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट क्राइसिस है और फूड मार्केटिंग वगैरह, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस में क्या क्या है? जैसे कि आपको डेटा सिस्टम इसके लिए इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और हेल्थ सर्विसेज को इनहांस करना होगा फॉर द चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? आंसर है यूनिसेफ। Recently, which organization introduced the new framework for unaffected price? Here answer is SEBI. SEBI ने इस फ्रेमवर्क को इनिशिएट किया है जिससे कि जो इम्पैक्ट है मार्केट रूमर्स का स्टॉक प्राइसेस पे वो मिटिगेट हो सके। इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया फेजेस में, जो कि 1 जून को स्टार्ट हुआ था फॉर द टॉप 100 एंटिटीज, और उसके बाद दिसंबर 1 को ये रीच करेगा टॉप 250 एंटिटीज तक, ठीक है। पर्पज यहाँ पे क्या है? एक फेयर प्राइस मेंटेन करना, जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द र्यूमर्स। तो इससे होगा क्या? जो मार्केट इंटेग्रिटी है वो इनहैंस होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, जहाँ पे हमें स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी रिड्यूस दिखेगी, ठीक है। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश की है यूनेस्को ने। Global Annual 2-Decadal Climate Update Report recently seen in the news is issued annually by which organization? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। Which space organization recently developed the computational fluid dynamics software named as प्रवाह? प्रवाह को हाल ही में डेवलप किया है इसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज चेयर्ड बाय विच अथॉरिटी? ये जो कमिटी है इसकी जो मीटिंग हुई है इसको किस अथॉरिटी के द्वारा चेयर किया जाता है, आपको ये बताना है। तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की मीटिंग को, जिससे कि प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू किया जाए फॉर हीट वेव्स एंड द फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो एनसीएमसी की बात करें तो ये एक की नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट चीजों के लिए, और ये कोऑर्डिनेट करती है रिलीफ एफर्ट्स को, सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, और इससे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो एंश्योर होते हैं, ठीक है।
तो इसमें सेक्रेटरीज इंक्लूडेड होते हैं फ्रॉम द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड द एजेंसीज। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, याद रखिएगा राजीव गौबा, ठीक है। अगली स्लाइड में कुछ मीटिंग्स देख लेते हैं। पहला है Recently, the National Level Coordination Committee held its maiden meeting at which place for the world's largest grain storage plant. तो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग कंडक्ट की है नई दिल्ली में फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट। Which country will host the 81st IATA Annual General Meeting and the World Air Transport Summit in Delhi, India on 8th to 10th of June 2025? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका इंडिया। Recently, where was the US-led Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting held? ये मीटिंग कुछ दिनों पहले हुई है सिंगापुर में। The Mid-Year Climate Conference, also known as the 60th meeting of the subsidiary bodies, recently organized in which country? ये मीटिंग कंडक्ट की गई है जर्मनी में। और लास्ट है रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? इसके लिए वेन्यू रहा अस्ताना, ठीक है। अस्ताना कहाँ पे है? कजाकिस्तान कंट्री में। Recently, which countries were elected as the non-permanent members of United Nations Security Council for the 2025 to 26 term? ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इलेक्ट हुई हैं एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 2025 टू 26 टर्म। ये कंट्रीज हैं पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा, ठीक है। इनको इलेक्ट किया गया एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगले 2 सालों के लिए वाया द सेक्रेट बैलेट, ठीक है। सेक्रेट बैलेट में क्या होता है? इसमें जो है आपको 193 मेंबर जनरल असेंबली में से एटलीस्ट 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो 1963 का यूनाइटेड नेशंस चार्टर अमेंडमेंट था, इसने नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज किया था फ्रॉम 6 to 10 और इसमें 9 अफर्मेटिव वोट्स की जरूरत होती है फॉर रेजोल्यूशन। और जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह से है? 5 होंगे अफ्रीकन या फिर एशियन रीजन से, 1 ईस्टर्न यूरोप से, इसके अलावा 2 लैटिन अमेरिकन से और 2 वेस्टर्न यूरोपियन या फिर अदर स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इलेक्ट हुई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस टर्म में। तो ये कंट्रीज हैं पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है Recently, India launched the Biopharmaceutical Alliance with which countries? इंडिया ने हाल ही में किस कंट्रीज के साथ मिलकर एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस क्रिएट किया है? तो ये कंट्रीज हैं यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कंडक्ट हुई सैन डियागो में ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। एक्चुअली तो बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये डिराइव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और ये बनाने वाले हैं 50% ऑफ फ्यूचर मेडिकल ड्रग्स, ठीक है। ये कंप्राइज करेंगे 50% ऑफ फ्यूचर मेडिकल ड्रग। तो इस अलायंस का पर्पस क्या है? ड्रग शॉर्टेजेस को प्रिवेंट करना, जैसे कि जो कोविड-19 के दौरान हमने देखा था। इससे होगा क्या? एक रेजिलिएंट और सस्टेनेबल सिस्टम एंश्योर हो सकेगा, ठीक है। तो इंडिया ने ये अलायंस क्रिएट किया है किन कंट्रीज के साथ मिलकर? यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। Which countries are involved in the air of the Anthropocene project recently seen in the news? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो आंसर है इंडिया, यूके एंड एथियोपिया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है? तो पहली कंट्री है इसमें स्पेन और दूसरी कंट्री है मोरक्को। Which countries recently signed a treaty to recognize the whales as legal person? तो ये 2 कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड एंड द कुक आइलैंड्स, ठीक है। ब्लू लाइन टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज? ब्लू लाइन टर्म बाउंड्री है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल कंट्री, ठीक है। Recently, which state government inaugurated the plastic waste management and recycling plant? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इनोग्रेट किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और एक रिसाइकलिंग प्लांट को? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिक्किम। जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स है इंडियन आर्मी की, उन्होंने मार्क किया है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को विद गो ग्रीन इनिशिएटिव्स इन नॉर्थ बंगाल एंड इन सिक्किम, ठीक है। और इस दौरान लॉन्च किया गया एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन ईस्टर्न सिक्किम। ये प्रोजेक्ट पार्ट है सद्भावना इनिशिएटिव का। पर्पस है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉस्टर करना बाय रिसाइकलिंग द प्लास्टिक वेस्ट इनटू रोड मटेरियल्स एंड ब्रिक, ठीक है। तो इस एफर्ट की वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी फॉर विलेजर्स और ये अलाइन करता है इंडियन आर्मी के कमिटमेंट के साथ टू द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे इनका पर्पस है कि ये लैंडफिल्स को एलिमिनेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2027, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट
और रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे, ईस्टर्न सिक्किम में। ओके, चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है नागी बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द न्यू रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमने कल देखा था कि दो सैंक्चुरीज थी, पहला है नागी बर्ड सैंक्चुरी और सेकंड है नकती बर्ड सैंक्चुरी। दोनों की दोनों कहाँ पे हैं, बिहार में, और हाल ही में ये इंक्लूड हो चुकी हैं हमारे रामसर साइट की लिस्ट में। ठीक है, इसी के साथ जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो कितने हो गए हैं, 82। ठीक है, तो नागी बर्ड सैंक्चुरी की आपसे लोकेशन पूछी जा रही है, ये लाई करता है बिहार में। महारानी टेम्पल विच हैज बीन रिसेंटली डैमेज्ड बाय फायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। महारानी टेम्पल में पिछले दिनों आग लग गई थी, इसी वजह से न्यूज में आया ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये है तमिलनाडु में। विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024, ये स्टेट है गोवा। गोवा ने इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट किया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, ये स्कीम रिलेटेड है राजस्थान से। एक्चुअली राजस्थान में जो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करना 20,000 विलेजेस में अगले 4 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान इंडिया का ड्राइएस्ट रीजन है एक तरह से, और ये एनुअल रेनफॉल वेरिएशन फेस करता है फ्रॉम 100 mm टू 800 mm, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। बेसिक नीड्स के लिए भी पानी नहीं रहता। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट जो है वो टोटली रेनफॉल पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेसिव यूज अगर आप करेंगे तो रिजर्व्स भी डिप्लीट होने लगते हैं। ठीक है, तो यही पर्पज है इस वाटर स्कैर्सिटी से टैकल करने के लिए राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सहस्त्र ताल ट्रैक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये ट्रैक कहाँ पे लाई करती है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, सी ऑप्शन। एक्चुअली कर्नाटका के 9 ट्रैकर्स थे जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे नियर दिस ताल ट्रैक इन उत्तराखंड, और ये पार्ट थे 22 मेंबर ग्रुप का। और किस वजह से इन्होंने अपनी जान खोई, बिकॉज ऑफ बैड वेदर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेस्क्यू एफर्ट्स को ऑल्दो लॉन्च कर चुका है, और सशस्त्र ताल ट्रैक एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेल है 15,000 फीट पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे लोकल्स एनुअल रिचुअल्स भी परफॉर्म करने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सशस्त्र ताल ट्रैक में कर्नाटका के 9 ट्रैकर ने अपनी जान खोई है, इसी वजह से न्यूज में आ गया था, याद रखिएगा ये उत्तराखंड में लाई करता है। तो इसी तरह से जो भी कोई चीजें होती हैं, कोई जगह होती है, अगर वो न्यूज में आता है तो फिर आपके लिए उसकी लोकेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगली स्लाइड में ऐसी ही कुछ चीजों की हम लोकेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अटाकामा डेजर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सब जानते हैं कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, चिले में। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा प्लेस किया जाएगा ऑन द एज ऑफ चिले के अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, पर्पस क्या है, डार्क एनर्जी को स्टडी करना, डार्क मैटर वगैरह को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि अटाकामा डेजर्ट की लोकेशन क्या है, चिले। माउंट कनलाउन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये पिछले दिनों इरप्ट हुआ था, कहाँ पे लाई करता है, फिलीपींस में। रुआहा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, रुआहा नेशनल पार्क है तंजानिया कंट्री में। राजाजी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये है उत्तराखंड में। और लास्ट है कैंपी फ्लैग्रेई रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है इटली में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन हैव वन द रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस, कितनी वुमेन इस बार विनर रही लोकसभा इलेक्शंस में, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 74। ठीक है, तो जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें 74 वुमेन को इलेक्ट किया गया है, और ये ऑब्वियसली कम है अगर हम 2019 के इलेक्शन से कंपेयर करें तो, क्योंकि 2019 में टोटल वुमेन थी 78। ठीक है, तो ये जो 74 वुमेन एमपीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 13.63% ऑफ लोअर हाउस, और ये बहुत दूर है अभी भी फ्रॉम द डिजायर्ड 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा इलेक्शंस में हमारे वो काफ़ी स्लो और इनकंसिस्टेंट रहा, ऑल्दो हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है। तो ये नंबर मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑल्दो फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शंस जो कि 1952 में हुए थे, और इसमें सिर्फ 22 वुमेन इलेक्टेड थी। ठीक है, तो इस साल का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें कितनी वुमेन ने सीट जीती है, याद रखिएगा 74। चलिए कुछ वुमेन एम्पावरमेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है रिसेंटली क्लॉडिया शीनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये बन गई हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट मैक्सिको कंट्री के लिए। Recently, Idashisha Nongrang has been appointed as the first woman DGP of which Indian state? Idashisha Nongrang first woman DGP हैं मेघालय स्टेट की।
रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इनका नाम है नाइमा खातून। पहली बार एक वुमेन वाइस चांसलर बनी है AMU में और इनका नाम है नाइमा खातून। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन, इनका नाम है लिंडी कैमरन। ठीक है, ये अपॉइंट हुई हैं एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। जूडिथ सुबिनवा तुलका रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कॉन्गो की। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuza Hadsana signing off.